चाइनाज इकोनॉमी फेसेस येट अनदर थ्रेट फॉलिंग प्राइसेस। इस मामले को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स में प्रकाशित हो रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है और भूचाल है फॉलिंग प्राइसेस का। फॉलिंग प्राइसेस का मतलब हुआ कीमतों का घटना। अब आप सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हो, कीमतों का घटना भी कभी भूचाल हो सकता है क्या? आमतौर पर प्रॉब्लम तो तब होती है जब कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, तो इसको प्रॉब्लम कहते हैं। महंगाई का घटना भी प्रॉब्लम होती है क्या? इनफैक्ट हमारी सरकारें तो महंगाइयों को घटाने के लिए, महंगाई घटाने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है। तो क्या महंगाई का घटना यानी कि चीज़ों की जो कीमत है उसका तेजी से घटना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये महंगाई के बढ़ने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। महंगाई अगर बढ़ जाती है तो कुछ समय के बाद उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी कंट्री में एक बार डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है तो उसको कंट्रोल करने में सालों लग जाते हैं। जापान इसका खुद जीता जागता उदाहरण है और बताया जा रहा है कि जैसा जापान के साथ हुआ था अब वैसा ही चाइना के साथ भी होगा। और जापान के साथ क्या हुआ था वो आने वाले सेशन में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर चीज़ों का यानी कि कीमतों का तेजी से गिरना ये कैसे होता है और इसको डिफ्लेशन कहा जाता है। डिफ्लेशन किसे कहा जाता है, डिफ्लेशन के कारण क्या होते हैं और डिफ्लेशन से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और चाइना में डिफ्लेशन क्यों आया है और ये किस तरह से चाइना की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा और भारत इससे कैसे इंपैक्ट होगा, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिफ्लेशन आखिर होता क्या। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी किसी ए प्रोडक्ट को तैयार कर रही है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ए प्रोडक्ट को तैयार करने में उसकी कोई ना कोई लागत आई होगी। तो मान लेते हैं कि वो लागत है 500 रुपये, ठीक है। कोई प्रोडक्ट ए है, मान लेते हैं कि ये 500 रुपये में बना है। अब बिकेगा तो 500 में नहीं, क्योंकि 500 में तो बना है। तो सीधी सी बात है कि अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए जाएगा तो सरकार पहली बात इससे टैक्स लेगी, ठीक है। उसके बाद अलग अलग स्तर पर ये बिकेगा, अलग अलग लोग इसमें से प्रॉफिट कमाएंगे। तो मान लीजिए अंततः किसी व्यक्ति के पास ये प्रोडक्ट मान लीजिए 800 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सब बढ़िया हो गया। किसी व्यक्ति को इस प्रोडक्ट की जरूरत थी, उसने 800 रुपये में खरीद लिया, कंपनी ने 500 रुपये में बनाया और 300 रुपये का प्रॉफिट कंपनी ने भी कर लिया, ठीक है। यहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, सरकार को टैक्स मिला, सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल स्थितियां कुछ ऐसी आती हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में घट गई हो, वो किसी भी कारण से घट सकती है, ठीक है। मान लीजिए प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में घट गई है, तो डिमांड घट गई है या फिर इसकी सप्लाई मान लीजिए इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी बिक नहीं रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, अगर कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं है तो उसकी कीमतों को घटा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सब्जी बाजारों में हम लोग जाते हैं, अगर सब्जियाँ बिल्कुल अच्छी ताज़ी होती हैं तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और अगर थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगती हैं तो फिर उनकी कॉस्ट क्या होती है, घटते रहती है लास्ट में, ठीक है। और लास्ट में तो औने पौने दामों पर वो बेच दी जाती है जब वो एकदम खराब होने की कगार पर पहुंच जाती है। तो ठीक ऐसा ही प्रोडक्ट के केस में भी होगा। अगर प्रोडक्ट 800 में नहीं बिक रहा होगा तो कंपनी क्या करेगी, इसकी कीमत को घटाएगी, इसकी कीमत को 700 कर देगी। तो यहां तक भी ठीक ही है, कंपनी को भी घाटा हो रहा था क्योंकि उसका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था, तो लोगों को भी 100 रुपये का फायदा हो गया, कंपनी को भी 200 का प्रॉफिट हो गया। मान लेते हैं 700 में भी नहीं बिकता तो कंपनी और इसकी कीमत घटाएगी, मान लेते हैं 600 कर देते, यहां तक भी चलो ठीक मान लेते हैं कंपनी को भी 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया और पब्लिक को भी जो आज तक 800 में मिल रहा था वो कितने में मिलने लग गया, 600 मिलने लग गया। अब यहां से कम अगर इसकी कॉस्ट होती है तो यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब भी नहीं बिका तो कंपनी क्या करेगी, जितने में इसको बनाया है चलो कोई बात नहीं, घाटा उठाने से बेहतर है जितने में बनाया है उतने में ही इसको बेच दें, हमारा भी बराबर हो जाएगा। तो मान लीजिए 500 रुपये लागत पर कोई प्रोडक्ट बना और अगर वो 500 रुपये पर ही बिक गया तो फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो नेट प्रॉफिट जीरो हो गया, तब भी चलो मान लेते हैं, हालांकि ठीक नहीं है। अगर स्थिति ऐसी हो जाती है कि 500 रुपये में बना प्रोडक्ट 500 में भी नहीं बिक पाता है तो कंपनी क्या सोचेगी, चलो जितना ही हाथ लग जाए उतना ही बेहतर है, तो वो इसकी कीमत को और ज़्यादा कम कर देगी, ठीक है। तो मान लीजिए उसने 450 में 400 में बेच दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, -100 लॉस हो गया। तो सीधी सी बात है, अब क्या कंपनी इस प्रोडक्ट को दोबारा से बनाएगी, नहीं बनाएगी। नहीं बनाने से क्या होगा, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको जॉब से निकाला जाएगा और पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या हो जाएगी, कंपनियाँ बंद हो जाएंगी। और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट जब बाजार में बिक रहा था तो इससे सरकार को टैक्स मिलता था और वो टैक्स भी सरकार को अब नहीं मिलेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे डिफ्लेशन क्या होता है, कीमतों के घटने को डिफ्लेशन नहीं कहते। सबसे पहले इसको समझा देना चाहता हूं, डिफ्लेशन क्या होता है। मान लीजिए ये आप जानते हैं 0 1 2 3, ठीक। और यहाँ पर क्या -1 -2 -3 एक्सिस आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत, ठीक है। फॉर एग्जांपल चीज़ों की कीमतें गिरती हैं तो इसको डिफ्लेशन नहीं कहा जाता। अगर चीज़ों की कीमतें 0 से भी कम हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि अगर जो हमारे इन्फ्लेशन के रेट्स हैं वो 0 से कम हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को डिफ्लेशन कहा जाता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जितनी कीमत पर बना है, मान लीजिए 500 में बना, अगर ये 500 में भी ना बिके, इसकी कीमत अगर 500 से कम हो जाए तो इसको डिफ्लेशन कहा जाता है। और इस डिफ्लेशन के इतने गंभीर परिणाम होते हैं कि
जो इकोनॉमी है उसको उभरने में सालों साल लग जाते हैं। एक तरह से अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन यानी कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल में लाना बहुत आसान होता है। सरकारें ब्याज दरों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती है और ये सब करके उसको कंट्रोल कर लेती है, लेकिन जब डिफ्लेशन में इकोनॉमी चली जाती है तो उसको उबारना बहुत मुश्किल होता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है जापान। जापान में क्या हुआ था आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में आप जानते हैं जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए जाते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में। जापान सरेंडर कर देता और उसके बाद जापान में जो तबाही इस एटम बम से मची थी तो वहाँ के लोग समझ जाते हैं और वहाँ की जो मोनार्की है उसका भी अंत हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती है, हालांकि किंग वहाँ पर राष्ट्रपति की जगह पर रहता है। तो जापान ने उसके बाद एक नई औद्योगिक क्रांति वहाँ पर होती है और जापान ने इतना ज़्यादा ग्रोथ समय कर लिया था। सोचिए कि 1945 में इस पर बॉम्ब गिरे थे, 10 साल के बाद 1955 तक इसने जो है पूरे अमेरिका के जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है यानी कि गाड़ी बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर कब्जा कर लिया था, यानी कि वहां पर जापान की गाड़ियां बिकने लगी केवल और केवल 10 साल में। और इनका जो प्रोडक्ट होता था उसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी बेहतर होती थी, क्वालिटी इतनी बेहतर होती थी, टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर होती थी कि पूरे बाजार में पूरी दुनिया में जापानी प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी एक तरह से। और देखते ही देखते जापान एक तरह से एक बार फिर से बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? यूएस के पास थी। तो मिलिट्री पर इसको एक्सपेंडिचर करना नहीं था, तो इसने हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस पर बहुत ज़्यादा खर्च किया। तो एक समय यूएस भी घबरा गया था कि भाई हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूएस में प्रोटेस्ट होने लग गए थे लोगों के द्वारा कि तुम जापान में जो है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर के अपनी सेना वहाँ पर खड़ी की है और जापान तुम्ही को पीछे कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला 1975 70s के दौर में तो सीधा बोला जाने लगा था कि अब तो जापान होगा सुपर पावर, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक बार वहाँ पर डिफ्लेशन आया था 80s 90s के दौर में और डिफ्लेशन आज तक चल रहा है और जापान जो सुपर पावर बनने वाला था उस पर एक ब्रेक लग गया। अब ऐसा ही बिल्कुल जब जापान पर एक तरह से ब्रेक लगा तो उदय किसका हुआ? चाइना का 1970s के दौर से, ठीक है। 71 72 में आप जानते हैं हेनरी किसिंजर वहां पर गया था और उसके बाद जो है चाइना ने लगभग 1990s के दौर से लेकर के 2020 तक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई थी। 10%, 11%, 12% यानी कि डबल डिजिट में उसने ग्रोथ दिखाई थी। और पूरी दुनिया में जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट अपने आप में जो है आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड थी और चाइना ने बहुत ही ज़बरदस्त बूम किया था, ठीक है। तो अब बताया जा रहा है जैसा जापान के साथ हुआ था फॉलिंग प्राइसेस, कीमतों के घटने से कीमतें घट जाएंगी तो क्या होगा? कंपनियां बंद होंगी, एक के बाद एक कंपनियां बंद होंगी। कंपनियों के बंद होने से प्रोडक्शन जाएगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास काम नहीं रहेगा, सरकार को टैक्स मिलता था वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना में आखिर डिफ्लेशन आया क्यों? देखिए, डिफ्लेशन के आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला मैं कारण आपको बताना चाहता हूं कि चाइना में जो शी जिनपिंग के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा जो एक तरह से दुनिया में एक तरह से एग्रेशन दिखाया जा रहा है, सबसे पहला कारण ये। देखो, आप सोच रहे होंगे एग्रेशन का क्या मतलब हो गया। देखिए, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी आप जानते हैं कि कम्युनिज्म की विचारधारा पर है। पहली बात तो डेमोक्रेटिक है नहीं, हालांकि इसको मैं कारण नहीं मानता, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको पता होगा कि चाइना से अब पूरी दुनिया डरने लगी है और डरने वाले देशों में सबसे ज़्यादा कौन है? यूएस है। अमेरिका बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर कि चाइना अपनी एक तरह से एक्सपेंशन वाली नीति यानी कि विस्तारवाद वाली नीति पर आगे बढ़ रहा है। तो फ्यूचर में यूएस को चाइना पर लगाम लगाने के लिए कुछ तो करना होगा। यूएस क्या कर सकता है? मिलिट्री उतारेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यूएस के पास या फिर यूनाइटेड नेशंस के पास एक ही चीज़ है, चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाओ। लेकिन चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे तो चाइना को कम नुकसान होगा, यूएस को से ज़्यादा नुकसान होगा। इस बात को यूएस बहुत अच्छे से जानता है और वेस्टर्न वर्ल्ड भी जानता है कि अगर चाइना कोई भी खुरापात करेगा तो यूएस के पास क्या ऑप्शन है? उस पर सैंक्शन लगाना। लेकिन अगर चाइना पर सैंक्शन लगाने का नुकसान चाइना को कम यूएस को ज़्यादा हो जाएगा तो क्या यूएस सैंक्शन लगा पाएगा? जी हाँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जो चाइना में जो अभी जो रेट चल रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई वो 0.3% यानी कि माइनस में चले गए, ये वहां पर प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि यूएस जो है ना वो चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना जितना भी एक्सपोर्ट करता है लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास चाइना के एक्सपोर्ट। आप सोचिए कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है ना वो कितनी है? 3.75 ट्रिलियन डॉलर भारत की इकोनॉमी है और चाइना अकेले 3 ट्रिलियन एक्सपोर्ट कर जाता है पूरी दुनिया को, यानी कि जितनी हमारी इकोनॉमी है उससे थोड़े से कम ही उसके एक्सपोर्ट्स है। तो इकोनॉमी तो आप बहुत ही दूर का सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूएस में देख पा रहे होंगे 582 बिलियन डॉलर इतने का ट्रेड यूएस और चाइना के बीच में होता है, यानी कि चाइना अपने टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं इसका 16.2% अकेले यूएस को करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यूएस क्या करना चाहता है? यूएस और आप देखेंगे खुद जापान भी और जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो भी, वो दोनों ये सभी ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से
चाइना से निर्भरता कम की जाए, चाइना से जो हम सामान खरीद रहे हैं इसकी अल्टरनेटिव तलाशे जाएं, क्योंकि कभी भी अगर हम चाइना पर एक तरफा सैंक्शन लगाएंगे तो 16.2% का एक्सपोर्ट जो चाइना से हमको हो रहा है वो हमारे देश में नहीं आएगा। तो नहीं आने से क्या होगा कि अपने देश में खुद भी यूएस में भी एक तरह से इन्फ्लेशन आ सकती है, वहाँ पर रिसेशन आ सकता है। तो पूरी दुनिया चाहती है कि चाइना पर से डिपेंडेंसी खत्म की जाए, उसके अल्टरनेटिव तलाशी जाए, और उसके अल्टरनेटिव में सबसे बेस्ट जो जगह देखी जा रही है वो कहाँ देखी जा रही है, वो इंडिया देखी जा रही है। क्योंकि दुनिया ने इससे पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ किया था, चाइना में किया था। चाइना इतना आगे बढ़ कैसे गया, अपने मैन्युफैक्चरिंग पावर के दम पे। और मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर क्यों हुई, चाइना के पास पैसे थे बिल्कुल नहीं थे, दुनिया ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया। क्यों किया इन्वेस्ट, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन थी, यूथ पावर वहाँ पर थी, और वहाँ का जो लेबर था ना वो बहुत सस्ता था। 1960-70s के दौर में जो चाइना था बिल्कुल हमारे जैसा था, जैसी स्थितियाँ हमारे वहाँ पर थी वैसी स्थितियाँ वहाँ पर भी है, ठीक है। तो वहाँ पर उस समय लेबर सस्ता था, और पूरी दुनिया की कंपनियाँ देखने लगी कि जहाँ पर लेबर सस्ता होगा वहाँ पर जो सामान बनेगा उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, तो हम ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। इसलिए पूरी दुनिया ने चाइना में इन्वेस्टमेंट किया, चाइना में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग की, वहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जहाँ से चाइना को भी फायदा हुआ और अदर कंट्रीज को भी फायदा हुआ। चाइना को टेक्नोलॉजी भी मिली, वहाँ के जो लेबर्स थे वो स्किल भी हुए, और यही कारण था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है काफ़ी नर्वस है, और वेस्टर्न कंट्रीज है जिसमें से अगर आप एक तरह से फ्रांस को छोड़ दो तो बाकी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि चाइना से अपना ट्रेड कम किया जाए, और रिकॉर्ड मात्रा में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ से वापस लिया। वेस्टर्न कंट्रीज भी चाहती है अपने इन्वेस्टमेंट को वहाँ से वापस लेना, और यही नतीजा है कि चाइना में एक तरह से गुड्स एंड सर्विसेज में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दूसरा आप देख सकते हैं हांगकांग के साथ इसका $297 बिलियन का ट्रेड होता है। जापान और साउथ कोरिया जो चाइना के सबसे बड़े दुश्मन है, इनके साथ इसका 172 और $162 बिलियन का ट्रेड होता है। यानी कि आप सोचिए जापान, साउथ कोरिया और यूएस, इनके साथ इसके एक्सपोर्ट्स कितने हैं, ठीक है। वियतनाम के साथ भी इसके अच्छे रिलेशंस नहीं है, इसके साथ भी $147 बिलियन का ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया के साथ $118 बिलियन का, ठीक है। तो यही सब, और ये सारे के सारी कंट्रीज चाहते हैं कि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि चाइना के भरोसे अगर बैठ गए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। और इसलिए ये सारे के सारे इकोनॉमी प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्स करें, चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम करें, ठीक है। और बाकायदा यूएस के बारे में तो देख लीजिए, ये टोटल ट्रेड करता है $582 बिलियन का, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसको $419 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट होता है। यानी कि यूएस जो है चाइना से खरीदता बहुत ज़्यादा है, उसको बेच बहुत कम पाता है। तो यूएस जो है एक तरह से चाइना पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इसको अगर ब्रेक करना है तो यूएस को क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और यूएस, इंडिया समेत बहुत सारे देश चाहते हैं कि चाइना के ऊपर डिपेंड कम से कम होया जाए और अपनी इकोनॉमी को क्या किया जाए, डाइवर्सिफाई किया जाए। यही नतीजा है कि चाइना में अब बहुत बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है, और बताया जा रहा है कि जैसा चाइना ने ग्रोथ दिखाई थी इस तरह से वो ऊपर बढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह से वो नीचे आएगा जैसे जापान के साथ हुआ था। हालांकि ये एस्टिमेट्स, और चाइना भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात का बहुत ज़्यादा भय है कि लोगों में अगर ये बात चली जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जो भी इकोनॉमिस्ट हैं अगर वो किसी भी न्यूज़ आउटलेट को इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे पहले उन वहाँ की जो सरकार है उनसे कह रही है कि तुम यहाँ क्या क्या बोलने वाले हो। अगर तुमने देश के खिलाफ कुछ भी बोला, यानी कि जो ये फॉलिंग प्राइसेस वाली प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है, अगर इसको तुमने अपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया तो उनको गायब कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चाइना में चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, और ये जो चीज़ है ना इसका भारत पर जीरो इंपैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि चाइना की इकोनॉमी जितनी ज़्यादा जाएगी, जितनी ज़्यादा डूबेगी, उतना बेहतर भारत को फायदा होगा। क्योंकि इससे पहले जितने भी इन्वेस्टमेंट थे वो कहां जाते थे, चाइना में जाते थे, क्योंकि इंडिया तो क्या था, दंगों में व्यस्त था, ठीक है। हमारे यहाँ पर तो वॉर ही चल रही थी पाकिस्तान के साथ। तो ऐसा कंट्री जहाँ पर दंगे होंगे, फसाद होंगे, युद्ध होंगे, वहाँ पर तो कोई देश इन्वेस्ट करेगा नहीं। इन्वेस्ट करने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह की आवश्यकता होती थी, जो चाइना के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हो रहे, बहुत कुछ हो रहा है। तो दुनिया जानने लग गई है, दुनिया की जो कंपनीज़ हैं, वेस्टर्न कंपनीज़ हैं, वो सब के सब अब चाइना से अपना इन्वेस्टमेंट हटा के या तो दुबई जा रहे हैं या फिर अब कहाँ पर आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं। जैसे आपने एप्पल का स्टोर सुना होगा, वो भारत में आ रहा है, टेस्ला भारत में आ रही है, ठीक है। तो अब भारत के ऊपर बात है कि आप अपने यहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। जो कंपनी चाइना से जाती हैं आप उनको अपने यहाँ पर जगह देने के लिए कैसा एटमॉस्फेयर तैयार करते हो, ये बात भारत के ऊपर है। हालांकि अगर भारत के पॉलिटिशियंस बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को लें, हमारे जो नीति निर्माता हैं अगर वो इसको अच्छे से लें, तो जो इन्वेस्टमेंट जो चाइना से जा रहा है वो दुनिया के और देशों में नहीं जा करके भारत में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं जो बातें आज के सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।